गाइस, नेक्स्ट चैप्टर के लिए मुझे 300 लाइक्स और 100 कमेंट्स चाहिए क्योंकि इस स्टोरी ने मेरा दिमाग खराब करके रख दिया है, इसलिए आप सबकी पनिशमेंट है। और हाँ, स्टोरी सुनने के बाद जरूर बताना क्या यह किसी और स्टोरी का कॉपी है। पार्ट 12। नेक्स्ट डे सुबह 7 बजे अनामिका तैयार होकर और अपना सामान लेकर नीचे हॉल में आती है। आज उसने लाल रंग के अनारकली सूट के साथ एक हाथ में घड़ी और दूसरे हाथ में चूड़ियां, माथे पर बिंदी, आंखों में काजल, होठों पर हल्की लिपस्टिक और बाल खुले हुए किए थे। इसमें वो किसी परी से कम नहीं लग रही थी। नीचे उसके दादाजी हॉल में बैठे हुए थे और आरती जी किचन में नाश्ते की तैयारी कर रही थी। वहीं घर के कुछ लोग सो रहे थे और कुछ अपने अपने कामों में व्यस्त थे। अनामिका ने रघुवीर को सुबह जल्दी बुलाया था। वो सुबह कोई भी हंगामा नहीं चाहती थी घर जाने से पहले। नीचे आकर अनामिका दादा दादी जी के पैर छूती है और उन्हें गुड मॉर्निंग विश करती है, तो दादा दादी जी भी उसे आशीर्वाद देते हैं। फिर अनामिका अपना सामान लेकर मेंशन से बाहर निकल आती है। अनामिका बाहर आकर देखती है कि उसके सामने एक ब्लैक कलर की रोल्स रॉयस कार खड़ी थी। गाड़ी को देखकर अनामिका समझ गई कि उसकी फैमिली कोई नॉर्मल फैमिली नहीं है, क्योंकि सामने खड़ी कार लिमिटेड एडिशन की रोल्स रॉयस है जिसे पर्सनली कस्टमाइज है। अनामिका को आते देख रघुवीर कार से बाहर निकल आता है और अनामिका से सामान लेकर गाड़ी में रख देता है। तब तक अनामिका भी गाड़ी में बैठ जाती है और मेहरा मेंशन को देखते हुए मन ही मन कहती है, तैयार हो जाओ मेहरा परिवार अपनी बर्बादी के लिए। अब मुझे इस परिवार में किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ना यह मेरा परिवार है और ना मेरा इनसे अब कोई रिश्ता है। और फिर आंखें बंद कर सीट पर सिर टिकाकर बैठ जाती है। वहीं आगे कार चला रहा रघुवीर भी अनामिका को देख आश्चर्य में था कि यह लड़की कितनी शांत है। ना इसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन है जिससे समझा जा सके कि वह खुश है या उदास। फिर वो सारे ख्याल झटक कर कार चलाने पर फोकस करता है। अनामिका को खुद पर रघुवीर की नज़र महसूस हो रही थी, पर वह कुछ नहीं कहती, बस आंखें बंद कर बैठी रहती है। 2 घंटे के बाद अनामिका की गाड़ी मुंबई के एक पोश इलाके में एंटर होती है। अनामिका की गाड़ी एक बड़े से गेट के सामने आकर रुक जाती है। तभी रघुवीर अपनी गाड़ी में कुछ बटन को प्रेस करता है, उसके बाद वह अपने आप ही खुल जाता है। रघुवीर गाड़ी लेकर अंदर जाता है। गाड़ी अंदर जाकर कुछ दूर चलते ही रहती है। वह अंदर से वहां का नज़ारा देख सकती थी कि यह काफी बड़ा एरिया था। चारों तरफ बहुत सारे फूल लगे थे। वह बगीचा देखने में काफी ही अच्छा लग रहा था। वहां के सारे फूल जो देखकर ही बताया जा सकता था कि यह काफी कीमती है और इन्हें बाहर से मंगाया गया है। जैसे ही गाड़ी थोड़ी और अंदर जाती है, वहां पर एक और बगीचा बना हुआ था जिसमें तरह तरह के खूबसूरत फूल खिले हुए थे। उन फूलों की खुशबू पूरे हवा में फैल रही थी। सामने एक बड़ा फाउंटेन बना हुआ था। उसकी तरफ 2 छोटे फाउंटेन बने थे। एक छोटी सी पहाड़ी बनी थी जिसमें से झरने बने हुए थे, उसमें से पानी लगातार बहते हुए उन तीनों फाउंटेन में जा रहा था। बगल में खूबसूरत सी मूर्तियां रखी हुई थी, उसमें से कुछ मूर्तियां परियों की बनी हुई थी जो देखने में काफी खूबसूरत थी। वह मूर्तियां व्हाइट और गोल्डन कॉम्बिनेशन में बनी हुई थी, जो देखने में लग रहा था कि सचमुच में वहां परियां जल विहार कर रही हो। यह नज़ारा देखकर किया को बहुत ही अच्छा लगता है। तभी गाड़ी जाकर में गेट के सामने रुकती है और अनामिका के साइड का दरवाज़ा खुलता है। अनामिका बहुत ही आराम के साथ गाड़ी से उतरती है। रघुवीर अभी अनामिका के चेहरे को ही देख रहा था। वह अब भी अनामिका के चेहरे को देखकर कोई अंदाजा नहीं लग सकता था, क्योंकि रघुवीर को पता था कि अनामिका जिस फैमिली से थी वह फैमिली उनके सर की फैमिली जितनी अमीर नहीं थी, वह आम लोगों के तरह ही थे। लेकिन यहाँ उनके सर की फैमिली बहुत ही ज्यादा अमीर है और यहाँ अनामिका को किसी भी तरह का एक्साइटमेंट नहीं हो रहा है। यह देखकर उसे थोड़ा अजीब लगता है। अनामिका गाड़ी से बाहर आती है। वह देखती है कि उसका घर बिल्कुल किसी महल की तरह था। वह वाइट और गोल्डन कलर से बना हुआ था। उसको देखकर बिल्कुल किसी राजा महाराजा के महल जैसा प्रतीत हो रहा था।
अनामिका एक नज़र ऊपर से नीचे तक पूरे घर को देखते हैं और फिर रघुवीर के साथ आगे बढ़ जाती है। तभी वह अपने सामने देखती है कि वहां पर 200 से भी अधिक बॉडीगार्ड खड़े हुए थे जो दोनों साइड कतार में खड़े हुए थे। अनामिका जान चुकी थी कि यह गार्ड उनके स्वागत के लिए खड़े किए गए हैं, क्योंकि अंदर आते वक्त ही उसने देख लिया था कि चारों तरफ काफी ज्यादा सख्त पहरा था। जैसे ही अनामिका थोड़ा आगे बढ़ती है तो देखी है कि पूरे रास्तों पर गुलाब की पंखुड़ियां बिछी हुई है और थोड़ा आगे जाने पर वहां बड़े बड़े अक्षरों में फूलों से लिखा था वेलकम होम अनामिका। इसे देखकर अनामिका के दिल में थोड़ी खुशी महसूस होती है और उसे कुछ थोड़ा अपनापन सा एहसास होता है, फिर भी वह एक्सप्रेशन लेंस चेहरे से अंदर की ओर बढ़ जाती है। अभी रघुवीर उसके पीछे ही आ रहा था। वह देख रहा था कि अनामिका को किसी भी चीज से किसी भी तरह का कोई आश्चर्य नहीं हो रहा था। अब रघुवीर समझ चुका था कि अनामिका जैसी दिख रही है वह वैसी नहीं है, यह कोई आम लड़की नहीं है, क्योंकि अगर कोई आम लड़की होती तो सबको देखकर खुशी के मारे फुले ना समाती, पर अनामिका के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं था। वह तो एक नज़र सब कुछ देखकर अनदेखा करके आगे बढ़ रही थी, मानो ऐसा लग रहा हो कि यह सब उसका रोज का काम हो। वह जैसे ही थोड़ा और आगे बढ़ती है वह देखी है कि कम से कम 50 से भी अधिक मेड खड़ी थी। उनकी ड्रेस स्काई ब्लू कलर की थी। वह सभी अपना हाथ जोड़ और अपना सर झुकाए उसके स्वागत के लिए खड़ी थी। जैसे ही अनामिका उनके पास पहुंचती है वह सभी अनामिका को विश करती है। अनामिका भी अपना सर झुकाकर उनका विश भी एक्सेप्ट करती है और फिर आगे बढ़ जाती है। अब जैसे ही अनामिका गेट के पास पहुंचती है वह देखी है सामने एक बहुत ही खूबसूरत सी औरत जिसकी उम्र लगभग 45 साल होगी। वह अपने हाथों में आरती की थाली लिए हुए खड़ी थी। वह औरत देखने में काफी ज्यादा खूबसूरत थी। उसका दूध का गोरा रंग था। वह अपने आप को इतना ज्यादा मेंटेन रखे हुए थे कि मानो वह 35 साल की ही लग रही हो। उन्हीं के साथ 50 की उम्र के आदमी खड़े थे, पर अब भी वो 40 के लग रहे थे। उनका फेस भी अनामिका से मिलता जुलता था। उन्हें देखकर अनामिका तुरंत समझ गई थी कि यही उनकी माँ और पापा होगी है। अनामिका उनके पास जाकर खड़ी हो जाती है। वह औरत अनामिका को बड़े ही प्यार से देख रही थी। उसके आंखों में आंसू थे जो साफ बता रहे थे कि वह अनामिका के मिलने की खुशी के आंसू थे जो उनकी आंखों से निकल रहे थे। वह जल्दी से अनामिका की आरती उतारती हैं और अनामिका को तिलक लगाती हैं। फिर आरती की थाली मेड को पकड़ाकर वह अनामिका को जल्दी से गले से लगा लेती है और अपनी रूंधी हुई आवाज में करती है, मेरी बच्ची, आखिर तुम मुझे मिल ही गई। हमने तुम्हारा कितना इंतजार किया था। हमने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, कितने पूजा पाठ किया और कितनी मन्नतें मांगी। आज जाकर मेरी मन्नतें पूरी हुई और मैं आज अपनी बच्ची को अपने सामने देख पा रही हूँ। इतना कहकर वह रोने लगती है। अनामिका को उनका रोना पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लग रहा था। उसे अजीब सा तकलीफ हो रहा था। उसके दिल जैसे दर्द कर रहा हो। वह इस एहसास को समझ नहीं पा रही थी, क्योंकि उसने कभी माँ का प्यार देखा ही नहीं था। वह तो अपनी माँ के प्यार के लिए हर वह मुमकिन कोशिश करती थी कि उसे उसकी माँ का प्यार मिले, पर उसकी माँ ऐसी थी कि उसे कभी एक बार भी प्यार से बात तक नहीं करती थी। वह बस प्रिया को ही प्यार करती थी। इस वजह से अनामिका इस एहसास से बिल्कुल अनजान थी। जब अनामिका से बर्दाश्त नहीं होता तो वह उन्हें अपने आप से अलग करती है और उनके आंसुओं को पोंछ देती है। उसके ऐसा करने से अनामिका की माँ के होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है और वह देखती है कि उनकी यह अनजानी सी बच्ची उसके अंदर अपने परिवार को लेकर कोई फीलिंग्स तो है, वरना वह तो डर रही थी कि इतने वक्त से अपने परिवार से दूर रहकर वह कहीं उन्हें अपना दोषी ना मान बैठे और उनके साथ वह अच्छे से व्यवहार करेगी भी कि नहीं। तरह तरह की बातें इससे पहले अनामिका की माँ के अंदर चल रही थी, लेकिन अब उन्हें थोड़ी सी तसल्ली मिली कि शायद उनकी बेटी दूसरों जैसी नहीं है। वह प्यार से किया का हाथ पकड़कर अंदर ले जाती है और उसे सोफे पर बैठा देती है। पार्ट -13 सिंघानिया फैमिली इंट्रोडक्शन। रंजीत सिंघानिया, उम्र 72, अनामिका के दादाजी और सिंघानिया फैमिली के मुखिया। यह एक रिटायर्ड आर्मी जनरल है, इसलिए काफी सख्त किस्म के इंसान है, पर यह अपनी बीबी से बहुत प्यार करते हैं। इन्होंने ही सिंघानिया कॉर्पोरेशन की नींव रखी थी। सिंघानिया परिवार में इनकी बात टालने की हिम्मत किसी में नहीं है। राधिका सिंघानिया, उम्र 70, अनामिका की दादी जी। यह एक नरम किस्म की खुशमिजाज औरत है। इन्हें अपने परिवार से बहुत प्यार है, खासकर अपने पोता पोतियों से। अमरजीत सिंघानिया, उम्र 50, अनामिका के पापा। यह अपने पिता की तरह ही सख्त इंसान है। यह अपने परिवार से बहुत प्यार करते हैं पर दिखाते कम है। यह सिंघानिया कॉर्पोरेशन के चेयरमैन है। इन्होंने सिंघानिया कॉर्पोरेशन को काफी ऊंचाई पर पहुंचाया है। अब यह घर पर रहते हैं, कंपनी की जिम्मेदारी अपने बेटे को सौंप कर। रिद्धि सिंघानिया, उम्र 45, अनामिका की माँ। यह एक फैशन डिजाइनर है, पर अब यह घर पर रहती है।
इन्हें अपने परिवार से बहुत प्यार है, खासकर बच्चों से। इनके लिए इनके बच्चे किसी अनमोल खजाने की तरह है। श्रवण सिंघानिया, उम्र 48, अनामिका के चाचा। यह अपनी माँ की तरह एकदम मजाकिया इंसान है। यह अपनी भाई के साथ कंपनी संभालते थे और अब भाई के साथ ही अपनी जिम्मेदारी अपने बच्चों को सौंप दी है। सीता सिंघानिया, उम्र 45, अनामिका की चाची। इन्हें खाना बनाने का बहुत शौक है। इन्हें नई नई डिश बनाने बहुत बहुत शौक है। यह अपने परिवार से बहुत प्यार करती है और यह रिद्धि जी की सगी छोटी बहन है। मनीष राठौड़, उम्र 48, अनामिका के फूफा जी। यह काफी खुश मिजाज और मजाकिया इंसान है। यह मजाक करना बहुत पसंद है। यह राठौड़ कंपनी के चेयरमैन है जो एशिया में 10वें नए पर आती है। मोहिनी सिंघानिया, उम्र 46, अनामिका की बुआ है। यह काफी मुहफ्फत इंसान है। इनके जो दिल में होता है वही जुबान पर होता है। यह किसी की तारीफ हो या बेइज्जती सब मुंह पर करती है, पीठ पीछे वालों में से नहीं है। रेहान सिंघानिया, उम्र 28, अनामिका का सबसे बड़ा भाई। यह काफी कोल्ड और रुथलेस इंसान है। नरम तो केवल अपने परिवार के लिए है। यह सिंघानिया कंपनी के सीईओ है। यह लड़कियों से दूर रहते हैं। आर्यन सिंघानिया, उम्र 24, अनामी। यह एक रॉ एजेंट है। यह काफी सीरियस इंसान है, बिल्कुल अपने पापा की तरह है। अनामिका का सबसे छोटा और तीसरा भाई। यह अनामिका से 1 साल छोटे हैं। यह अभी कॉलेज में बिजनेस की स्टडी कर रही हैं। यह बैचलर्स के तीसरे ईयर में है। इन्हें गेमिंग और कार रेसिंग का काफी शौक है। यह बहुत प्यारे और मासूम है। अनामिका सिंघानिया, उम्र 21, हमारी कहानी की नायिका। इन्हें बहुत कुछ आता है, जैसे सिंगिंग, डांसिंग, फाइटिंग, कुकिंग, हैकिंग आदि। इनकी काफी मिस्टीरियस पहचान है। नायरा सिंघानिया, गोद ली हुई बेटी रिद्धि और अमरजीत सिंघानिया की, उम्र 22 साल। निधि सिंघानिया, उम्र 24, यह अनामिका के चाचा की बेटी और अनामिका की बड़ी बहन है। यह एक फैशन डिजाइनर है और अपनी बड़ी माँ की कंपनी संभालती है। साक्षी सिंघानिया, उम्र 20, यह अनामिका के चाचा की बेटी और अनामिका की छोटी बहन है। यह अभी कॉलेज में है और आदित्य के साथ बिजनेस स्टडी कर रही है। यह बैचलर्स के तीसरे ईयर में है। रुद्र सिंघानिया, उम्र 22, अनामिका के चाचा के बेटे। यह एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के काफी फेमस एक्टर और सिंगर है। यह अपनी बड़ी माँ पर गए हैं। यह काफी प्यारे हैं। इन्हें बातें करना है और फ्लर्ट करना बहुत पसंद है। यह तो अपनी दादी और मॉम से भी फ्लर्ट करते हैं। अमन सिंघानिया, उम्र 26, अनामिका के चाचा के बेटे। यह एक डॉक्टर है, हार्ट सर्जन। बेस्ट सर्जन में इनका नाम आता है। इन्हें घूमना, पार्टी करना कम पसंद है। यह ज्यादातर हॉस्पिटल में ही रहते हैं। यह एक इंट्रोवर्ट इंसान है। समीर राठौड़, उम्र 24, यह अनामिका की बुआ का बेटा और अनामिका का बड़ा भाई है। यह काफी शांत इंसान है। यह राठौड़ कॉर्पोरेशन के सीईओ है। मोनिका राठौड़, उम्र 21, यह अनामिका की बुआ का बेटी और अनामिका की बहन है। यह अभी कॉलेज में है और यह बिजनेस स्टडी कर रही है। यह अपने मास्टर्स के पहले ईयर में है। पार्ट 14। अनामिका अपने रूम में आती है, फिर वह अपना सामान अनपैक कर अपने कपड़े लेकर बाथरूम में शावर लेने चली जाती है। थोड़ी देर बाद वो शावर लेकर बाहर आती है और हेयर ड्रायर से बाल ड्राई करने लगती है। इस वक्त अनामिका ने ब्लू जीन्स के साथ पिंक कुर्ती, पैरों में हील्स, मेकअप के नाम पर सिर्फ काजल, माथे पर बिंदी, होठों पर लिप बाम, कानों में छोटी छोटी बालियां, बालों को खुला रखा हुआ था जो कमर तक आ रहे थे। इस रूप में अनामिका बहुत प्यारी लग रही थी। अनामिका तैयार होकर नीचे चली जाती है। वह देखती है उसकी फैमिली डाइनिंग टेबल पर उसी का वेट कर रही है, तो वह सीधे डाइनिंग टेबल पर अपने डैड के पास वाली कुर्सी पर जाकर बैठ जाती है और दोनों को गुड मॉर्निंग विश करती है। जहां अमरजीत जी थोड़ी थोड़ी देर में कुछ कुछ डिश अनामिका को सर्व कर रहे थे, तो वहीं रिद्धि जी अनामिका को अपने हाथों से खिला रही थी। वहीं अनामिका आज बहुत खुश थी अपने माम डैड का इतना प्यार पाकर, क्योंकि कायनात को कभी माम बाप का प्यार नहीं मिला और अनामिका के माम बाप होते हुए भी उसे उन्होंने प्यार नहीं दिया। इसलिए आज वो अपने अंदर एक गर्माहट महसूस कर रही थी। आज उसकी आंखों में नमी और चेहरे पर मुस्कान थी। नेक्स्ट मॉर्निंग एट सिंघानिया मैंशन, डाइनिंग टेबल पर अमरजीत जी बैठे थे और रिद्धि जी नौकरों की मदद से नाश्ता लगवा रही थी। तभी सीढ़ियों से उतरती अनामिका उन्हें दिखाई दी। ब्लैक कलर की घुटनों तक की फ्रॉक जिसमें उसका गोरा शरीर उभर कर आ रहा था, पैरों में स्निकर, एक हाथ में घड़ी, दूसरे में ब्रेसलेट, मेकअप के नाम पर आंखों में काजल, होठों पर लिप बाम और बालों को खुला रखा था जो कमर तक लहरा रहे थे। इस रूप में अनामिका क्यूट और ब्यूटीफुल लग रही थी। वह नीचे आकर पहले अपने डैड के गले लग उनके गालों पर एक किस कर कहती है, गुड मॉर्निंग डैडा, और फिर रिद्धि जी के भी गले लगकर उनके गाल पर किस कर कहती है, गुड मॉर्निंग मम्मा, और फिर अमरजीत जी के बगल वाली कुर्सी पर बैठ जाती है। उसके बगल में ही फिर रिद्धि जी बैठ जाती है। अमरजीत जी अनामिका को देख कहते हैं, प्रिंसेस आप बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हो। तो अनामिका एक मुस्कान के साथ कहती है,
थेकन यू डेड। तभी रिद्धि जी में बीच में कहती है, अच्छा बहुत हो गई तारीफ, अभी नाश्ता भी कर लो। तो अनामिका मुंह बनाते हुए अमरजीत जी से कहती है, देखो डेरा, आपकी जान मुझसे जल रही है, तभी तो मेरी तारीफ नहीं सुन सकती। तभी दोनों में से कोई कुछ आगे बोलने के हुए कि उन दोनों को अपने ऊपर किसी की घुरती नजर महसूस होती है, तो दोनों चुपचाप नाश्ता करने लगते हैं। एक दिन में ही अनामिका का बॉन्ड रिद्धि जी और अमरजीत जी के साथ बहुत अच्छा हो गया था और अनामिका भी अपने मॉम डैड के साथ बहुत कंफर्टेबल हो गई थी, क्योंकि उसे मॉम डैड का प्यार कभी नहीं मिला था मिस्टर और मिसेस मेहरा से। वो बहुत खुश थी और हमेशा सख्त रहने वाली अनामिका आज अपने मॉम डैड के सामने एकदम बच्ची बन गई थी, जिसे देख कोई नहीं कह सकता कि यह लड़की अंडरवर्ल्ड की बेरहम क्वीन है, जिसे किसी ने हंसते हुए नहीं देखा है। ऐसे ही सब लोग बात करते हुए नाश्ता करते हैं। तभी अनामिका का फोन बजता है। वह क्लर आईडी देख फोन लेकर जाने लगती है बात करने के लिए। तभी रिद्धि जी उसे जाता देख बोलती है, बेटा खाने को बीच में छोड़कर नहीं जाना चाहिए, आप यहीं बैठकर बात कर लो प्रिंसेस। रिद्धि जी की बात सुनकर अनामिका वहीं बैठ जाती है और अपना फोन स्पीकर पर रख देती है। तभी फोन के दूसरी तरफ से आवाज आती है, अनु बेटा आप कैसे हो? ध्यान से पहुंच गए ना? कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बता दो, और उस फैमिली ने कुछ किया तो नहीं आपके साथ? आप बता दो, मैं अभी आ जाता हूँ अपनी कार लेकर आपको लेने। वही फोन वाला इंसान आगे कुछ कहता उससे पहले ही अनामिका कहती है, शांत हो जाइए आशीष डैड, एकदम शांत, और हाँ सांस ले लीजिए। अब सुनिए, मैं एकदम ठीक हूँ और मैं अभी अपने मॉम डैड के साथ ब्रेकफास्ट कर रही हूँ। तो यह है आशीष रायचंद, रायचंद इंडस्ट्री के सीईओ। यह अनामिका की दोस्त रिद्धिमा के डैड है। यह अनामिका को भी अपनी बेटी जैसा मानते हैं। तभी फोन से एक प्यारी सी आवाज आती है, बेटा क्या आपने उन्हें माफ कर दिया? पर बेटा अगर कोई बात हो तो हमें तुरंत बताना, क्या पता वो लोग सिर्फ नाटक कर रहे हो, कुछ वक्त बाद पहले जैसा ही हो जाएं। तभी अनामिका कहती है, रेखा माँ आप चिंता मत करिए, क्योंकि मैं अपने असली परिवार के साथ हूँ, मिस्टर और मिसेस मेहरा के साथ नहीं। यह है रेखा आशीष रायचंद। यह अनामिका को अपनी बेटी जैसा ही मानती है। तभी आशीष जी की आवाज फोन से आती है, जो बोलते हैं, बेटा क्या मिस्टर और मिसेस मेहरा आपके माँ बाप नहीं है? और अगर वो नहीं है तो कौन है? तो अनामिका बोलती है, हाँ मिस्टर और मिसेस मेहरा मेरे माता पिता नहीं है। मैं अमरजीत सिंघानिया और रिद्धि सिंघानिया की बेटी हूँ। फिर उन्हें मुंबई में आने से लेकर अपने असली परिवार के बारे में पता चलने और फिर अपने परिवार के पास आने तक का सब बता देती है। और उन्हें यह भी बता देती है कि वह अपने मॉम डैड के साथ खुश है। तभी अनामिका पूछती है, वैसे आपने फोन किया था, कोई काम है क्या? तो रेखा जी कहती है, बेटा कल मुझे रिद्धिमा से पता चला आप मुंबई आ रही गई है, तो आपको घर बुलाने के लिए पूछना था कि आप फ्री है या नहीं। 6 महीने हो गए आपसे मिले हुए। रेखा जी की पूरी बात सुनने के बाद अनामिका कहती है, रेखा माँ मैं अभी 2 दिन बिजी हूँ, 2 दिन बाद घर आ जाऊंगी। तो रेखा जी भी खुशी से चहकते हुए कहती है, ठीक है बेटा, मैं आपको लेने के लिए आपके डैड को भेज दूंगी। फिर बाय कहकर और अपना ध्यान रखने को बोलकर फोन काट देती है। वहीं रिद्धि जी और अमरजीत जी भी कंफ्यूज थे कि उनकी बेटी को कौन अपनी बेटी बता रहा है, और अनामिका भी उन्हें मॉम डैड बोल रही है, और यह मेहरा फैमिली के बारे में भी जानते हैं। जैसे ही अनामिका का फोन कट होता है तो अमरजीत जी पूछते हैं, बेटा यह कौन थे जिनसे आप बात कर रही थी? अपने डैड की आंखों में कंफ्यूजन को देख अनामिका अपने माता पिता को 4 सालों में जो हुआ सब बता देती है। कैसे मेहरा मेंशन में उस पे गलत इल्जाम लगा, कैसे वह दिल्ली गई, फिर उसका अपने चारों दोस्तों से मिलना और फिर उनके परिवार से मिलना, और यह कि उसके चारों दोस्त की फैमिला उसे अपनी बेटी जैसे मानती है और वह उन्हें क्यों मॉम डैड बोलती है। बस वो यह नहीं बताती कि मेहरा फैमिली में उसके साथ क्या हुआ। वो अपनी डैड या मॉम को कोई गिल्ट नहीं देना चाहती थी। वैसे भी वह मेहरा फैमिली से खुद बदला लेने वाली हैं।
अमरजीत जी और रिद्धि जी दोनों को अब बात समझ में आ रही थी। फिर अनामिका दोपहर तक आने का बोल कुछ काम से बाहर चली जाती है। चैप्टर 15। अनामिका सिंघानिया मेंशन से बाहर निकलकर देखती है कि मेंशन से थोड़ी दूर एक ब्लैक कलर की रोल्स रॉयस कार खड़ी है। वह उसमें जाकर बैठ जाती है तो कार अपनी मंजिल के लिए निकल जाती है। आज उसकी मीटिंग थी राजावत कॉर्पोरेशन के साथ। अनामिका की दोस्तों के अलावा किसी को नहीं पता है कि अनामिका ही एंगल ग्रुप कोऑपरेशन की ओनर और मिस्टीरियस सीईओ है, जो एशिया में राजावत कॉर्पोरेशन के साथ नंबर 1 पर राज करती है। अनामिका को आज तक किसी ने नहीं देखा था। वह ज्यादातर बिजनेस गैदरिंग में शामिल नहीं होती थी और जिसने भी देखा था वह पहचान नहीं पाते थे क्योंकि वह हमेशा मास्क पहनकर रखती थी। अनामिका ने अपने अपार्टमेंट में ही आउटफिट चेंज कर लिया था। इस वक्त वाइट बिजनेस सूट में वह बिल्कुल प्रोफेशनल लग रही थी। थोड़ी देर बाद वह राजावत कॉर्पोरेशन में पहुंच गए। अनामिका के साथ उसका असिस्टेंट नकुल भी था। कार से निकलने के बाद दोनों कंपनी के अंदर चले गए। नकुल ने रिसेप्शनिस्ट के पास जाकर बोला, एक्सक्यूज मी, हमें मिस्टर राजावत से मिलना है। हमारी आज उनके साथ मीटिंग है। नकुल की बात सुनकर उस रिसेप्शनिस्ट ने पहले कंफर्म किया। जैसे ही उसने एंगल कोऑपरेशन के नाम देखा तो वो रिस्पेक्टफुली उन दोनों को 49 फ्लोर पर जाने के लिए बोली। अनामिका और नकुल दोनों लिफ्ट की तरफ चले गए। तभी कुछ एम्प्लॉय उस लड़की के पास आ गए। एक लड़की ने पूछा, कौन थी वह लड़की? वह बहुत कूल लग रही थी। उसका सवाल सुन वह रिसेप्शनिस्ट बोली, वह एंजल कंपनी की सीईओ है। वहीं लड़के तो उस पर फिदा हो रहे थे। अनामिका की प्रेजेंस थी ही ऐसी कि मास्क पहनने के बाद भी उसकी खूबसूरती सबको अट्रैक्ट कर रही थी। वहीं सीईओ केबिन में शिवांश अपने चेहरे पर बिना किसी इमोशन के बैठा था। तभी डोर नॉक हुआ और उसका असिस्टेंट नमन अंदर आया और अपने बॉस को देखकर सिर झुकाकर बोला, बॉस, एंजल कंपनी की सीईओ मिस अनामिका आ गई है और मीटिंग रूम में इंतजार कर रही है। अपने असिस्टेंट की बात सुनकर शिवांश बोला, उन्हें यहीं पर ले आओ, और फिर अपने आंखों को बंद करके बोला, बेबी डॉल, कितना तड़पाओगी? तुम्हें देखने का दिल तरस गया है। अभी वह यह सब सोच ही रहा था तभी उसे गेट लॉक होते हुए महसूस हुआ तो वह अपने कोल्ड अवतार में आकर बोला, कम इन। उसके कमीन बोलते ही नमन सबसे पहले अंदर आया और उसके पीछे अनामिका और उसके असिस्टेंट आए। पहले तो शिवांश हैरान हो जाता है कि एक लड़की, वह भी इतनी कम उम्र की, यहाँ क्या कर रही है, लेकिन वह जल्दी होश में आता है और याद करता है कि नमन ने थोड़ी देर पहले बोला था मिस एंजल कंपनी के सीईओ मिस अनामिका आई है, इसलिए वह जान जाता है कि यह लड़की कोई और नहीं, एंजल ग्रुप के सीईओ है। इसलिए फिर बोलता है, सीट मिस अनामिका। वही अनामिका का भी ध्यान शिवांश पर था। उसे इस बंदे की आंखें कहीं देखा देखा लग रहा था, लेकिन उसे याद ही नहीं आ रहा था आखिर इसे देखा कहाँ है। लेकिन जब वह शिवांश का बात सुनती है तो बिना कुछ बोले सीधा शिवांश के सामने वाले चेयर पर बैठ जाती है। उसके बैठते ही शिवाय का ध्यान उसकी आंखें पर गया और उसे अपने अंदर एक डर महसूस होने लगा, जिसके कारण उसके हाथों की मुठियां गुस्से के मारे कस गई और वह अपने आप से बोला, तू उसे धोखा नहीं दे सकता शिवांश, तुझे तो पता है उसके अंदर कितना सनक है उसे अपनी स्कार्फ वाली लड़की से। इतना सोचकर वह बिना वक्त गवाए अपने चेयर को अनामिका के चेयर से 3 हाथ पीछे खींचका कर बैठ जाता है। वही शिवांश का असिस्टेंट उसे बहुत ही अजीब नजरों से देखने लगा, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके बॉस इतने बड़े कंपनी के सीईओ के सामने इस तरह से बर्ताव क्यों कर रहे हैं। लेकिन उसने अभी चुप रहना ही सही समझा, क्योंकि वह कुछ बोलकर शिवांश से खुद की बेइज्जती नहीं करवाने वाला था। वही जब अनामिका देखती है कि यह इंसान उसे इतना दूर होकर बैठ गया तो उसे बहुत गुस्सा आया, क्योंकि उसे इनडायरेक्टली यह लग रहा था कि यह इंसान जानबूझकर उसका बेइज्जती कर रहा है। इसलिए वह अपने कठोर नजरों से शिवांश को घूरने लगी। वही शिवांश को अपने ऊपर जब अनामिका का नजर फील होता है तो वह थोड़ा खराशते हुए बोला, मिस अनामिका, प्रेजेंटेशन स्टार्ट करे।
वही अनामिका का मन कर रहा था कि अभी यहाँ से उठे और इस इंसान को जिंदा जलाकर बाहर चल जाए, लेकिन वह खुद के गुस्से को कंट्रोल करके बोली ठीक है। थोड़ी देर तक मीटिंग चला। मीटिंग खत्म होने के बाद अनामिका उठी और बोली, मिस्टर राजावत, मुझे आपका प्रपोजल अच्छा लगा, इसके बारे में सोचूंगी मैं। इतना बोलकर वह जाने लगी। तभी शिवांश के दिमाग में एक ख्याल आया और वह तुरंत बोला, मिस अनामिका, अब जब आप आ ही गई है तो क्यों ना लंच साथ में कर ले। वहीं नमन अपने बॉस की बात सुनकर तो सदमे में ही चला गया, क्योंकि वह किसी लड़की को लंच करने के लिए बोल रहा था। वहीं अनामिका को तो अब यह लड़का बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसलिए वह अपने दांत को किटकिटाते हुए बोली, मिस्टर राजावत, मेरे पास टाइम नहीं है और मुझे पसंद भी नहीं है कि किसी अनजान के साथ लंच करना। इतना बोलकर वह बिना वक्त गवाए केबिन से बाहर निकलने को हुई। तभी शिवांश ने नमन को कुछ इशारा किया तो उसके इशारे को समझकर नमन बोला, मिस अनामिका, आप चलिए, केबिन में लंच का टाइम होने वाला है तो आप करके ही जाएगा, और वैसे भी खाने को न नहीं बोलते वरना अन्नपूर्णा माँ नाराज हो जाती हैं। उसकी बात सुनने के बाद भी अनामिका हिचकिचाते हुए मना करने वाली थी कि उससे पहले ही शिवांश ने नोटिस कर लिया कि शायद अनामिका मना करने वाली है, इसलिए उसने बोला, प्लीज मिस अनामिका, बहुत जल्द लंच टाइम होने वाला है, आप ऐसे बिना लंच किए नहीं जा सकती। वहीं नमन हैरान था कि उसका यह हार्टलेस बॉस जो लड़कियों से दूर रहता था, आज पहली बार किसी लड़की से रिक्वेस्ट कर रहा है, वो भी लंच करने की, वरना अगर लड़कियां उसके सामने भी आ जाए तो वह उसे बुरी तरह इग्नोर कर देता है। लेकिन उसे यह नहीं समझ में आ रहा था कि उसका बॉस अभी अभी मिस अनामिका से चेयर खींचका कर उससे दूर बैठा था और इतना जल्दी उसे इतना अच्छा बिहेव क्यों कर रहा है। वही अब अनामिका भी नहीं चाहती थी कि इतने बड़े बिजनेसमैन का रिक्वेस्ट बार बार रिजेक्ट कर दे, इसलिए उसने हामी भरनी चाहिए। लेकिन उसे यह बंदा पहली नज़र में ही पसंद नहीं आया, इसलिए वो नहीं रुकी और बोली, आई एम सॉरी मिस्टर राजावत, लेकिन मुझे जाना होगा। इतना बोलकर वह बाहर चली गई। चैप्टर 16। थोड़ी देर बाद केबिन में फिर से नमन आया और बोला, बॉस, मिस सिंघानिया आई है। तो शिवांश के चेहरे पर रौनक आ गया और वो बोला, ठीक है, भेजो उन्हें। 10 मिनट बाद केबिन में सिर्फ नायरा और शिवांश, सिर्फ ये दोनों ही थे। नायरा मास्क पहनी हुई थी क्योंकि वह नहीं चाहती थी किसी की नज़रों में आए, और वो अभी भी वैसे ही शिवांश के केबिन को देख रही थी जो खूबसूरती से सजाया गया था। मिस नायरा, आपको मेरा केबिन पसंद आया? शिवांश की आवाज से नायरा पीछे मुड़ गई तो शिवांश जो उसके ठीक पीछे खड़ा था और उससे टकरा गई। नायरा गिरती उससे पहले शिवांश उसे उसकी कमर से पकड़ लेता है। शिवांश की इस हरकत से नायरा शॉक हो गई और शिवांश को देखने लगी। दोनों इस वक्त बहुत करीब थे। दोनों की आंखें एक दूसरे से टकरा रही थी। नायरा को कुछ अजीब सा फील हो रहा था। शिवांश की करीबी से उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने पहले ऐसा कभी नहीं फील किया था, लेकिन जब भी वह नायरा के करीब जाता उसका दिल बेकाबू हो जाता। वहीं नायरा का भी यही हाल था और शिवांश को नायरा की धड़कन साफ साफ सुनाई दे रही थी। और फिर अपने मन में बोला, बस एक बार तुम्हारे मुंह से सुन लूं कि तुम मेरी बेबी डॉल हो या नहीं, और अगर तुम मेरी बेबी डॉल निकली तो मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत इंसान मुझे मिल जाएगा, लेकिन अगर मेरी बेबी डॉल नहीं निकली तो तुम्हें देखने के लिए मुझे खुद को सजा देना पड़ेगा, और तुम्हें कमर से पकड़ने का इन हाथों को भी सजा मिलेगी। कि कैसे शिवांश राजावत को अपनी बेबी डॉल के पहचानने में इतनी बड़ी गलती हो गई। इतना बोलकर वह अपने ख्यालों में गुम हो गया, जिसमें एक लड़का बेड पर लेटा हुआ था और वह दर्द से तड़प रहा था। तभी उस कमरे में एक लड़की आई तो वह लड़का जैसे ही उस लड़की को देखता है जाकर उसे खींचकर बेड पर फेंक देता है। वहीं वह लड़की उसे बहुत छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन वह लड़का अपने होश में नहीं होता, इसलिए वह अपनी हर हद पार कर देता है और उसका रे पकड़ता है और उस लड़की को अपना बना लेता है। लेकिन जैसे ही वह सुबह उठा उसे अपने कमरे में कोई नहीं देखा, जिसके कारण उसके गुस्से में मुठियां कस गई। तभी नायरा उसे खुद से दूर करते हुए बोली, मिस्टर राजावत, मैं ठीक हूँ, आप अब मुझे छोड़िए। तो शिवांश होश में आया और उसे नायरा की छोड़ने वाली बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी।
उसने उसकी आंखों में देखते हुए बोला, मिस न्यारा, आप कहे फिर भी अब से मैं आपको नहीं छोड़ने वाला। शिवांश की बातें सुनकर न्यारा ने अपनी आंखों को सिकुड़ लिया। उसे समझ नहीं आ रहा था शिवांश के कहने का क्या मतलब है। वह कुछ बोलती उससे पहले डोर पर नोक हुआ तो शिवांश ने न्यारा को अपनी बाहों से छोड़ दिया और अपनी इमोशनलेस आवाज में कहा, कम इन। तभी एक स्टाफ खाना लेकर अंदर आया और टेबल पर रखकर चला गया। शिवांश ने न्यारा को बैठने के लिए बोला तो न्यारा भी बैठ गई, पर उसे अब भी शिवांश की कही गई बातें याद आ रही थी। तभी शिवांश ने पहले न्यारा की प्लेट में खाना सर्वे किया, फिर खुद की प्लेट में सर्व किया। तभी न्यारा बोली, मैं खुद ही कर लेती मिस्टर राजावत, आपको यह सब करने की जरूरत नहीं है। और फिर वो धीरे से अपना मास्क उतार देती है। उसके मास्क उतरते ही शिवाय पूरी तरह उसके फेस को स्कैन करने लगा। थोड़ी देर बाद वह खुद से बोला, बेबी डॉल, मुझे पता है वो तुम ही हो, लेकिन तुम बार बार इसे नकार देती हो। लेकिन तुम्हारे अलावा ऐसा कोई नहीं जो शिवांश राजावत को दिल धड़कने को मजबूर कर दे। वो यह सब न्यारा के नीली गहरी आंखों में देखते हुए धीमे बोला। वहीं न्यारा को शिवांश की आंखें उसे अपनी ओर अट्रैक्ट कर रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने शिवांश अपनी आंखों से ही उसे अपना बना लेगा। वहीं न्यासा की नजरें खुद पर पाकर शिवांश दिल ही दिल बहुत खुश था, पर उसका चेहरा अब भी नॉर्मल था। वहीं न्यासा अब भी शांत थी। खाना खाते वक्त शिवांश की नज़र सिर्फ न्यासा पर थी और यह बात न्यासा भी अच्छी तरह समझ रही थी। न्यासा के दिल में इस वक्त एक हलचल सी हो रही थी। उसने ऐसा पहले कभी फील नहीं किया था। जब से उसे सिंघानिया फैमिली ने गोद लिया उसने बस अपने और फैमिली से मतलब रखा, लेकिन ये आदमी हमेशा उसके पीछा पड़े रहता है। उसने कभी किसी लड़के को जानने की कोशिश नहीं की है, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह शिवांश की तरफ क्यों अट्रैक्ट हो रही है। शिवांश की आंखें बिना कहे भी बहुत कुछ कह रही थी। उसने अपनी जिंदगी में इंसान की आंखें और दिमाग दोनों ही पढ़ना सीख लिया था, क्योंकि वो एक रिपोर्टर थी। पर इस वक्त वह शिवांश की आंखें नहीं पढ़ पा रही थी। बस उसकी आंखों में अपने लिए कुछ इमोशन देख पा रही थी। तभी वह शिवांश की आवाज से होश में आई, जो उससे डिश की टेस्ट के बारे में पूछ रहा था। तो न्यारा खाना खाने लगा। कुछ देर बाद जब दोनों ने खाना खा लिया तो न्यारा बोलती है, फिर मैं चलती हूँ मिस्टर राजावत। तभी शिवांश बोला, क्या मुझे आप अपना पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर दे सकती है ताकि हम प्रोजेक्ट के बारे में बात कर सके। न्यारा ने आज तक कभी भी शिवांश को अपना पर्सनल नंबर नहीं दिया था, क्योंकि उसे पसंद नहीं था, लेकिन अब वह उसके साथ एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी। इसलिए शिवांश की बात सुनकर न्यारा ने कुछ देर सोचा, फिर उसे यह ठीक लगा तो उसने शिवांश को अपना पर्सनल नंबर दे दिया और वहां से चली गई। तो शिवांश के चेहरे पर एक जंग जीतने वाली मुस्कान आ गई। उसने मन ही मन कहा, बेबी डॉल, तुम तो खुद ही मेरे पास आ गई, अब तो मैं तुम्हें पूरी तरह अपना बनाकर रहूंगा। इधर अनामिका और नकुल इस वक्त गाड़ी में थे। तभी नकुल बोला, बोस, मुझे लगता है शिवांश राजावत आपको पसंद करता है। वह आपको ऐसे देख रहा था जैसे चुरा कर ले जाएगा। वैसे वह बहुत हैंडसम है। आप दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी। वो यह सब अपनी अपने ही धुन में बोले जा रहा था, पर जब उसे किसी की घूरती नजर अपने ऊपर महसूस हुआ तो उसने पलटकर देखा तो अनामिका उसे सर्द आंखों से घूर रही थी। अनामिका को अपनी तरफ खूंखार नजरों से घूरते देख तो उसकी सीटी पीटी गुल हो गई। उसने झूठी हंसते हुए कहा, बोस, मैं तो मजाक कर रहा था। वैसे भी कोई नॉर्मल इंसान तो आपके लिए बना नहीं है, चाहे वह दुनिया का टॉप बिजनेसमैन शिवांश राजावत ही क्यों ना हो। आपके लिए तो माफिया किंग ही सबसे सुटेबल है। भले ही किसी ने उसके मास्क के पीछे का चेहरा को ना देखा हो, पर मुझे विश्वास है कि वह जरूर आपको झेल लेगा। नकुल की ऐसी बातें सुनकर अनामिका उसे और भी गुस्से से घूरने लगी। कहना क्या चाहता है यह कि कोई नॉर्मल इंसान उसे झेल नहीं सकता? क्या वह कोई मॉन्स्टर है जो वह सबको जिंदा निगल जाएगी? क्या अनामिका भी करती है शिवांश से प्यार, या उसके दिल में है कोई और? जानने के लिए पढ़ते रहे मेरी यह कहानी।
चैप्टर 17। दूसरी तरफ अर्जेंटीना। वायु वायु वायु, यह नाम पूरे स्टेडियम में गूंज रहा था। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ इसी नाम की गूंज थी। वायु कहने का तो हवा का नाम है, लेकिन यहाँ पर वायु किसी हवा का नाम नहीं, बल्कि एक ऐसा शख्स जो कि पूरी दुनिया में तहलका मचाया हुआ है, जिसे देखने के लिए पूरी दुनिया के लोग आपस में लड़ने को तैयार रहते हैं। यह इंसान जहां जाए वहां आसपास उसके करोड़ों फैंस ना हो, यह पॉसिबल ही नहीं है। लोग इसे प्यार से वीआर कहते हैं। भी मतलब वायु और आर मतलब आज तक कोई नहीं जान पाया इसका मतलब क्या है। और अभी भी पूरे स्टेडियम में सिर्फ वीआर और वायु नाम का ही गूंज था, और इसी गूंज में एक लड़का स्टेडियम में अपने पैरों से फुटबॉल को इधर से उधर घुमाते हुए आगे बढ़ता है। उसके सामने से 2-3 डिफेंडर आ रहे थे, लेकिन वह लड़का थोड़ा पीछे होकर एकदम से अपने एक पैर से फुटबॉल को किक मारता है, और उसके ऐसा करते ही एक गोल हो जाता है। उसके गोल करते ही चारों तरफ फिर से वायु वायु नाम का गूंज गूंजने लगता है। लगभग 30 मिनट बाद जाकर फुटबॉल मैच खत्म होता है। मैच खत्म होते ही पूरा स्टेडियम सिर्फ और सिर्फ एक ही आवाज चिल्लाता रहा, वो था वीआर वीआर वीआर, क्योंकि इस मैच में वीआर के टीम ने जीत लिया था, वह भी 7 गोल से। वही मैच खत्म होते ही एंकर अपने जोरों शोरों आवाज से बोलते हैं, वेलकम टू द यंगेस्ट फुटबॉल कैप्टन ऑफ इंडिया, मिस्टर वायु उर्फ वीआर। उसके इतना कहते ही वायु, जो कि अभी अपने सामने वाले टीम के कैप्टन को घूर रहा था, वह जैसे ही अपना नाम सुनता है वह एक आंख अपने सामने वाले टीम के कैप्टन को मारा और फिर तुरंत दौड़ते हुए एंकर के पास पहुंचा। वही हारने वाले टीम के कप्तान के आंखों में गुस्सा उबल आया। वही स्टेज पर चीफ गेस्ट वायु को ट्रॉफी थमाते हुए बोले, कंग्रेचुलेशन मिस्टर वीआर फॉर बीकॉम 3 टाइम्स चैंपियन। तो वायु ट्रॉफी को थामते हुए माइक लेता है और फिर अपने फ्लर्टी आवाज में बोला, हेलो ब्यूटीफुल गर्ल। उसके इतना कहते ही स्टेडियम में खड़े और बैठे सारी लड़कियां तुरंत उसकी ओर अपनी ललचाई भरी नजरों से देखने लगी। वही बॉयज को अपने अंदर ऐसा फील हुआ जैसे किसी ने उबलते हुए आग पर पानी डाल दिया हो। तभी वायु बोला, बॉयज जलो मत, क्योंकि लड़कियां खूबसूरत होती है और लड़के हैंडसम। उसके इतना कहते ही पूरे स्टेडियम में हंसी और खिलखिलाहट भरी आवाज सुनाई देने लगी। तभी लड़कियां चिल्लाते हुए बोली, वीआर वी वांट योर टी शर्ट, और वो भी जो आपने पहना है। और फिर यह वाक्य फिर से पूरे स्टेडियम में गूंजने लगा, वीआर वी वांट योर जर्सी। वही जब वायु देखता है कि पूरे स्टेडियम बिना उसके जर्सी लिए हुए शांत नहीं होगी, तो वह अपना जर्सी देखता है जो कि पूरा फुल था, तो वो एक लंबी सांस छोड़ते हुए आगे बढ़ा और अपने जर्सी को थोड़ा ऊपर उठाने लगा। वहीं पूरे स्टेडियम में लड़की तो लड़की लड़के भी उसे अपनी आंखों में चमक लिए हुए देखने लगे, जैसे वह कब शर्ट निकलेगा और वह सब उसके शर्टलेस एब्स को देख पाएंगे। तभी वायु अपना टी शर्ट निकाल देता है और फिर चारों ओर घुमाकर वह टी शर्ट उछाल कर फेंक देता है। वह टी शर्ट सीधा लड़कियों के ग्रुप में जाकर गिरा और उस टी शर्ट के गिरते ही सारी लड़कियां जल्दी जल्दी उस टी शर्ट के पीछे भागने लगी। लेकिन वह टी शर्ट तो सिर्फ एक ही को मिल सकता है, इसलिए जिस लड़की को वह टी शर्ट मिला उसने जल्दी से उसे छुपा लिया। वही बाकी सब निराश हो गए, लेकिन तभी सबको ध्यान आया कि वह सब वायु के शर्टलेस बॉडी को देख पाएंगे, इसलिए वह जल्दी से अपनी नजरों को वायु की तरफ घुमाते हैं। लेकिन फिर से उन्हें निराशा ही हाथ लगती है, क्योंकि वीआर ने अभी भी टी शर्ट पहना हुआ था, लेकिन वह सिर्फ उसके बाजू तक ही था। बात यह था कि वायु ने फुल टी शर्ट के अंदर हाफ टी शर्ट पहना हुआ था। वही यह सब देखकर सारे लड़कियां निराश हो गई। तभी उनके कानों में लड़के की मजाकिया आवाज गई, गर्ल्स तुम्हें क्या लगा तुम सब वायु को शर्टलेस देख पाओगी? यह तो बिल्कुल सपने वाली बात है, क्योंकि आज तक कभी भी किसी ने भी उसे शर्टलेस नहीं देखा है। और वह फिर और सारी बातें कहकर गर्ल्स को चिढ़ाने लगे। तभी एक लड़का बोला, मुझे लगता है वायु सिर्फ अपनी खुली बॉडी को अपनी गर्लफ्रेंड को ही दिखाएंगे। उसके इतना बोलते ही सारी लड़कियां गुस्से के मारे उस लड़के की तरफ बढ़ने लगी। वही देखते ही देखते लड़कियां और लड़के दोनों में झगड़ा स्टार्ट हो गया।
इधर जब वायु ने देखा कि सब लोग अपने में ही लगे हुए हैं, तो वह बिना वक्त गंवाए सीधा स्टेडियम से अपने रूम की तरफ भागा और उसके पीछे पीछे उसका एक दोस्त भी भागा। अपने कमरे में आने के बाद वायु सीधा पेट के बाल बिस्तर पर जा गिरा। तभी उस कमरे में उसके दोस्त आता है और बोलता है, वायु कब तक यही रहने का इरादा है? देख, रक्षाबंधन आ गया है, अगर इस बार तू घर नहीं जाएगा तो तेरी बहन तुझे राखी के बदले जूते बांध देगी। तो वायु आंख भींचते हुए बोला, तू तो जानता है ना, इंडिया में मेरा मन नहीं लगता। तो उसका दोस्त आहिर बोला, देख फिर से तू इस तरह का बात मत बोल, अब चल जल्दी से इंडिया, मैंने फ्लाइट बुक कर दिया है। तभी बेल बजने की रिंग सुनाई देती है, तो आहिर बोला, ले आ गई तेरी फिर से नमूनी गर्लफ्रेंड, चल अब मैं चलता हूँ। इतना बोलकर वह गेट खोलकर बाहर चला गया। उसके जाते ही एक लड़की अंदर आई। उस लड़की को देखकर वायु अपना आंख बंद कर लेता है, तो वह लड़की धीरे धीरे उसके पास आई और उसके बाल को सहलाती उससे पहले ही उसके कानों में वायु की कड़क आवाज गई, लिमिट में रहो अपना। इतना बोलते ही उस लड़की का हाथ अपने आप ही पीछे हो गया। तो वायु बोला, याद है न क्या करना है? तो वह लड़की बोली, एस वायु। तो वायु बिना उसकी तरफ नजरें घुमाए बोला, वायु नहीं बॉस। तो वह लड़की डर के मारे बोली, यस बॉस। वायु उसे अपने हाथों से ही बाहर जाने का इशारा करता है, तो वह लड़की जल्दी से भाग गई। उसके जाने के बाद वायु का फोन बजा, तो वह आंखें बंद किए हुए ही फोन रिसीव किया। तो उधर से एक कड़क और भारी आवाज आई, वी कहाँ है तू? तो वायु कुछ नहीं बोला। तो उधर से फिर से आवाज आई, कब तक सिर्फ लड़की की आंखें ही अपने दिल के अंदर बसा कर रखेगा? तूने तो उसे लड़की का चेहरा भी नहीं देखा है, और उस पर से 21 साल का उम्र में तूने 20 लड़कियों को गर्लफ्रेंड बनाकर रखा है, यह सब जानते हैं। फिर भी तुझे वह नकाब वाली लड़की ही चाहिए। उसकी बात पर वायु बोला, 20 लड़कियों को गर्लफ्रेंड रखने के बावजूद इतनी किसी की औकात नहीं जो वायु को छू सके। 20 गर्लफ्रेंड होने के बावजूद किसी की औकात नहीं जो मेरी आंखों में आंखें डालकर बात कर सके। 20 गर्लफ्रेंड होने के बावजूद किसी की औकात नहीं जो वायु को अपनी ओर खींच सके। तभी उधर से फिर से कड़क आवाज आई, बस रहने दे अपना शेर, बस यह याद रख तू अभी सिर्फ 22 साल का है, और यह उम्र कोई साधु संत बनने का नहीं बल्कि अपनी जिंदगी को खुलकर जीने का होता है। तो वायु हंसते हुए बोला, जिस दिन वह जिंदगी में आएगी तभी वायु खुलकर हंस पाएगा और खुलकर जी पाएगा। इतना बोलकर वह फोन काट देता है।